मेरे से कई लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ये पूछा है कि ये वॉर के बारे में आप मेरी क्या राय है, और आज मैं अनफिल्टर्ड राय अपनी इस वॉर के लिए देना चाहूँगा। सबसे पहला, जो यूएस है, यूएस में एक प्रो इज़राइल प्रो जू बहुत बड़ी एक लॉबी है जो बहुत बड़ी कंपनियां चला रही हैं, और अमेरिका में बहुत ज़्यादा पैसा आज जूइश कंपनीज़ के हाथ में है। ये जूइश कंपनीज़ प्रेसिडेंट से लेके और पॉलिसीज़ तक अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी रखती है। जूस की जो कंट्री है वो इज़राइल है, और इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू। जब भी रिपब्लिकन पार्टी इलेक्ट होके आती है, जो राइट विंग है, जो वहाँ की फैनेटिकल राइट विंग ग्रुप की पार्टी है, ये जब भी इलेक्ट होके आती है, ये सेंट्रल एशिया में मुस्लिम नेशंस पे अटैक करती है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर ने किया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने किया, और अब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि जूस का हाथ है, और जूइश प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत बड़ा रोल है। ये जूस और मुस्लिम्स की लड़ाई आज की नहीं है। सातवीं सेंचुरी में मदीना में जूस के जो एक ग्रुप था, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पे भी अटैक किया था, ये कह के कि हम आप में विश्वास नहीं करते हैं, हम आपके प्रॉफिटहुड पे विश्वास नहीं करते हैं। आइए 18वीं सदी में 1880 के आसपास जो जूस थे वो पैलेस्टीन आके बसने लगे, और मुसलमानों ने वहाँ की ये देखा कि जूस उनकी ज़मीनें हथिया रहे हैं। 1948 में इज़राइल को ऑफिशियली रिकग्नाइज किया गया एज अ कंट्री, और इज़राइल में जूस को हक दिया गया। 1956, 67, 73 में ये लड़ाइयाँ और बढ़ती गई। कुछ समय पहले अपन ने देखा कि इज़राइल ने आज पैलेस्टीन को एक जेनोसाइड बना दिया है, जहां पे हज़ारों की नंबर्स में लोगों को मारा जा रहा है, उनको खाना नहीं पहुंचाया जा रहा है, उनको भूखा रख कर मारा जा रहा है। उसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो भुखमरी से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, और नहीं तो गोली से मर रहे हैं। अब मैं आता हूं दूसरे पहलू की तरफ, जो मेरे से काफ़ी लोगों ने यह भी पूछा है कि क्यों यूएई, कतर, बाकी जो नेशंस हैं उनके ऊपर अटैक करने के बावजूद भी वो अटैक नहीं कर रहे हैं। इसको समझने के लिए अपने को शिया और सुन्नी मुसलमान के बारे में समझना पड़ेगा। आज 85% मुसलमान सुन्नी मुसलमान हैं, और 15% मुसलमान शिया मुसलमान हैं। शिया मुसलमान ज़्यादा करके इराक, ईरान, बहरीन और अज़रबैजान में हैं, और ये कुछ शिया मुसलमान हर देश में मिलेंगे, यहाँ तक कि इंडिया, पाकिस्तान और अन्य देशों में। जब अली खमीनी को मारा गया, जो कि ईरान के प्रेसिडेंट होने के अलावा शिया कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं, शिया कम्युनिटी में जो लीडर्स हैं उनको पूजनीय स्थान दिया जाता है, और उनको एक बहुत बड़े गुरु का स्थान दिया जाता है। आज अली खमीनी सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं थे, वो शिया कम्युनिटी के लीडर थे, और शिया कम्युनिटी उनको भगवान स्वरूप मानती थी। उनको उनको दर्जा दिया जाता था जहाँ पे वो भगवान स्वरूप माने जाए। अब इस वॉर को चालू करने का बहाना दिया जा रहा था यूरेनियम एनरिचमेंट। पिछले 30 साल से बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान एक एटॉमिक वेपन बना रहा है। हर बार बोलते हैं ये तो बना ही लिया, ये तो बन ही गया है, ये तो बनने ही वाला है, ये एटॉमिक वेपन बना रहे हैं। ये फैक्ट है कि 1966-67 में इजराइल एटॉमिक पावर बना था। 1952 में यूएस ने सपोर्ट दिया था ईरान को एटॉमिक एनर्जी सेंटर बनाने का, जो कि एनर्जी के काम में लिया जा सके। आज भी जो यूएस का स्टैंड है वो इतना कंफ्यूजिंग है कि एक्चुअली में ये वॉर एटॉमिक वेपन्स के वजह से हुई है या फिर इजराइल के प्रेशर के वजह से हुई है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने तक ये पुष्टि दी है कि ईरान असली में एटॉमिक वेपन नहीं बना रहा था, वो अपनी एनर्जी के लिए यूरेनियम एनरिच कर रहा था। आज जब ईरान दुबई में, दोहा में और बाकी ऐसी जगहों पे यूएस एम्बेसीज पे अटैक कर रहा है, तो वो सुन्नी नेशंस को ये मैसेज देना चाह रहा है कि आप अमेरिका का साइड नहीं दें, आप मुसलमान हैं, मुसलमान का साथ दें और शिया सुन्नी का फर्क खत्म करें। ईरान आज एक बहुत पावरफुल नेशन है, उनके पास में तेल होने की वजह से बहुत पैसा है, बहुत सारा
वेपन्स हैं और कहीं ऐसा वेपन्स स्टोरेज है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। अली खमीनी को मारने से उन्होंने पूरे दुनिया की शिया कम्युनिटी को यूनाइट कर दिया है और यूएस और इजराइल को अब पार्ट्स में, पॉकेट्स में शिया रिवोल्ट देखने को मिलेगा। ये वॉर कितने दिन चलेगी इसका तो ज्यादा कुछ अंदाजा नहीं कह सकते हैं, लेकिन 60 दिन की वॉर के बाद में यूएस के प्रेसिडेंट को उनके जो पार्लियामेंट है वहां पे अप्रूवल लेना पड़ता है 60 दिन से ज्यादा की वॉर के लिए। तो मेरा ये मानना है कि ये वॉर 60 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन 40-50 दिन का तो राशन वेपन्स का ईरान के पास में है। और ईरान के पास में आज खोने के लिए बहुत कम कुछ है। उनके शिया धर्म में मार्टियरडम यानी कि धर्म के लिए अपनी जान देना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। आज अली खमीनी चाहते तो वो छुप सकते थे, लेकिन वो छुपे नहीं। आज उन्होंने जो अपना जान दी है वो धर्म के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये माना जाता है। आज ईरान उससे मजबूत हुआ है। इजराइल और यूएस को ये मालूम होना चाहिए था कि ये आखिरी चीज है जो उन्हें करनी थी, जो उन्होंने सबसे पहले की है। इजराइल और यूएस चाहते तो सद्दाम हुसैन जैसे घुस के उनको निकाल के रिजीम चेंज कर सकते थे, लेकिन रिजीम चेंज करना यूएस और इजराइल का उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था लड़ाई करना, मारना, बच्चों को मारना। अगर वो एक बिल्डिंग में एक टारगेटेड किलिंग से पूरे देश के प्रेसिडेंट को मार सकते हैं, तो क्या उन्होंने वो जो 160 बच्चों को एक स्कूल में 160-180 बच्चों को एक स्कूल में टारगेट करके मारा है, क्या वो टारगेटेड नहीं था? क्या इन युद्ध के बीच में बच्चों की हत्या करना जायज था? अब मैं आता हूं इन सब में इंडिया के रोल पे। जब अली खमीनी की डेथ हुई और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने साइलेंट रहना प्रेफर किया, तो उन्होंने एक साइड चुन ली। वो साइड थी यूएस की, वो साइड थी इजराइल की। जब ये वाली वॉर होने वाली थी, उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री इजराइल में मेडल ले रहे थे, तभी उसके पीछे से वॉर की तैयारियां चालू थी। क्या ये विश्वासघात नहीं है कि आपने हमार को बुलाया है एक कवच बना के, ताकि आप एक फसाड बना सके और पीछे से युद्ध की तैयारी कर सके? आज ही की न्यूज है कि ईरानियन नेवी वॉरशिप को यूएस की सबमरीन ने श्रीलंका के पास में उड़ा दिया। वही ईरान की नेवी इंडिया की गेस्ट थी और आपने ये बोला है कि इंडियन ओशियन में जो भी गलत होता है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने आज भी यूएस को वॉर को इंडिया के इतने पास लाने के लिए गलत नहीं ठहराया है। ये क्या मजबूरी है आपकी कि आप डोनाल्ड ट्रंप गलत है नहीं बोल पा रहे हैं? आप ये नहीं बोल पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वैसा ही हुआ है। एक भी ऐसी बात नहीं हुई है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोली हो और इंडिया ने नहीं की हो। आज कुछ समय पहले अपन रशिया से तेल खरीद रहे थे। वो रशिया से तेल सस्ता था, लेकिन वो सस्ते तेल का बेनिफिट इंडियंस को पास ऑन नहीं किया गया। यूएस के कहने पे इंडिया ने ईरान से इंपोर्ट करना बंद किया, फिर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद किया। अब इंडिया वेनेजुएला से ऑयल लेगा। आज भी 40% इंडिया में तेल स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से आता है, जिसका 30 किलोमीटर का एक दायरा है, जो है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जो ईरान ने जहां से शिप्स को निकलने देना बंद कर दिया है। सिर्फ चाइना और रशिया की शिप्स को जाने दिया जा रहा है। इंडिया ने जब रशिया का साथ दिया तो रशिया का साथ चाइना भी था, और वही चाइना जो पाकिस्तान को आर्मी मिलिट्री सप्लाईज दे रहा था, जो पहलगाम के बाद युद्ध में काम में पाकिस्तान ने लिया। आज इंडिया उसी चाइना के साथ में डील कर रहा है जिसने गलवान में हमारे से लड़ाई की थी। आज भी नक्शा जो है वो दिखाता है कि कितना चाइना ने जमीन कब्जा कर लिया है। इंडिया आज वही अमेरिका के साथ में डील्स करा है। वह अमेरिका जिसने इंडियंस को चेनों में बांध के, पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंडिया था जिसको चेनों में बांध के वापस भेजा गया। आज भी अमेरिका के जो लीडर्स हैं, जो उनके जो मिनिस्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया में हम कॉर्न को, हम सोयाबीन को इतना ज्यादा डाल देंगे वहां पे कि हमारा सारा कचरा इंडिया में भेज दिया जाएगा। आपने एक बार भी उसकी निंदा नहीं की। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इन सब के बीच में एक अडानी कनेक्शन बहुत क्लियरली दिखता है। अडानी जहां सोलर और ड्रोन्स इंडिया में आने नहीं दिए जा रहे हैं, वहीं अडानी कंटिन्यू चाइना से यह माल इंडिया इंपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका में अडानी का केस चल रहा है और इजराइल में हफीजा पोर्ट जो है उसका 70% कंट्रोल अडानी के पास में है। आप खुद ही सोचिए कि ये वॉर
कहाँ ले जाएगी इंडिया को, और इंडिया को किसका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अमेरिका से डर के आप कब तक रहेंगे, कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे। मनमोहन सिंह जी ने कुछ समय पहले ये कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, हिस्ट्री विल नॉट बी काइंड टू यू। जिस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने देश की फॉरेन पॉलिसी को हैंडल किया है, ये आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा अपने को दुख और दर्द दे के जाएगी।